नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते हुए आ रहे थे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जहां पर हमने लास्ट क्लास में बात करी थी हमारे मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है कि प्रेगनेंसी को भाई टर्मिनेट कैसे करना है। लेकिन अब इतने सारे कपल्स हैं जो कि एक्चुअली में कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अगर वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस भी कर रहे हैं और काफी बार ट्राई कर चुके हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, फिर भी जो फीमेल है वो एक बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, अब आपको पता है इंडियन सोसाइटीज में जो फैमिली है वो बोलने लगती है कि भाई आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा कर लो, फैमिली कंप्लीट कर लो। ऐसे जो कपल्स होते हैं जिनको बेबी नहीं हो पाता है, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। तो इस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए जो हमारी साइंस है वो बहुत सारे नए नए तरीके लेकर आई है। अगर आपने सुना होगा नाम टेस्ट ट्यूब बेबी का, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, तो ये सारी वही टेक्निक्स हैं जो आज एक चाइल्डलेस कपल को बच्चा देकर जाती हैं। आ रही है बात समझ में? अगर ये हम टेक्निक्स अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं और अगर एक कपल कंफर्टेबल है अडॉप्शन के साथ में, तो अडॉप्शन के भी आजकल इंडिया में सबको लीगल राइट्स हो गए हैं। लेकिन अगर बात करें उस कपल की जो अपना ही बच्चा चाहता है, जो जेनेटिकली अपना ही बेबी चाहता है, बायोलॉजिकली पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स का क्या? तो ये जो टेक्निक्स आज हम पढ़ने वाले हैं ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, यही टेक्नोलॉजी है जो कि आज ऐसे चाइल्डलेस कपल्स को मदद करती है। उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनफर्टिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास में इनफर्टिलिटी क्या है कि अगर कोई भी फीमेल बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, दैट इज अनेबल है या फेलियर है किसमें, कंसेप्शन में, एंड द कपल इज नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड। कैसे? रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, इस चीज को हम क्या बोलकर जाते हैं? इस चीज को हम इनफर्टिलिटी बोलकर जाते हैं, राइट? तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ रीजंस है, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई या तो बॉडी में प्रॉब्लम होगी मेल की या फीमेल की। जो मेल है उसका या तो हो सकता है कि मेल स्पर्म काउंट प्रॉपर नहीं हो। जो हमारा यूजुअली स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, हमारे पास में एक अच्छा स्पर्म काउंट माना जाता है कि एक इजैक्यूलेशन में हमारे पास में 200 से 300 मिलियन क्या होने चाहिए, स्पर्म्स होने चाहिए पर इजैक्यूलेशन। ये हमने बात करी थी, दैट इज द आइडियल। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि इस इजैक्यूलेशन में 60% जो स्पर्म्स है हमारे वो हेल्दी होने चाहिए। और हेल्दी होने का क्या मतलब है? 60% स्पर्म्स की आपके पास जो साइज है और शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। और उन 60% में से भी 40% स्पर्म्स में विगरस मोटालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विगरस मोटालिटी होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? 60% में से 40% में भी क्या होनी चाहिए? विगरस मोटिलिटी, मतलब बहुत तेज भागने वाले होने चाहिए, जिससे कि वो जो हमारा ओवा है फीमेल में उसको क्या कर सके, फ्यूज कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। इतनी बात समझ आ रही है? तो बात पहले तो यहां अटकती है कि भाई जो मेल है अपना वो या तो कॉप्युलेट नहीं कर पा रहा है, सेक्सुअली फीमेल के साथ में कोहैबिट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर वो कोहैबिट कर भी रहा है, अगर फीमेल और मेल के बीच में कॉप्युलेशन हो भी रहा है, इंसेमिनेशन हो भी रहा है, लेकिन जो आपका स्पर्म काउंट है मेल का वो इतना कम है कि जो स्पर्म्स हैं वो आपके ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकती है प्रॉब्लम किसके अंदर? मेल के अंदर। फीमेल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फीमेल का बेसिकली काम क्या है?
एक बच्चा प्रोड्यूस करने में। ये काम है कि पहले तो वो ओवा प्रोड्यूस करे, ठीक है। हो सकता है ओवा प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। दूसरा ये है कि फीमेल में एक इन्वायरमेंट ही नहीं बन रहा है यूट्रस में प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होने का, मतलब कि कोई ना कोई फलोपियन डक्ट्स में प्रॉब्लम है या फिर ब्लॉकेज है कि स्पर्म हमारे ओवा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तीसरा ये है कि जो यूट्रस है दैट इज नॉट राइट। जो इम्प्लांटेशन होना है हमारा यूट्रस का, कहां पर? यूट्रस में हमारे पास में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? ये हमारा क्या है? ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, दैट इज हमारा क्या है? यूट्रस है ये, ठीक है। एंड यहां पर क्या है? ये उसकी विजाइना है, राइट। एंड ये हमारे क्या है? फलोपियन ट्यूब है। क्या है? ये हमारी फलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो बात यहां पर आ सकती है कि यहां पर ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम में ही हमारे पास में जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब फ्यूजन भी हो गया, यहां से क्या आ गया हमारे पास में? ओवा भी आ गया, स्पर्म भी आ गया, फ्यूजन भी हो गया, और हमारा क्या बन गया? एम्ब्रियो भी बन गया, ब्लास्टोसिस्ट भी बन गया। लेकिन जो यूट्राइन वॉल है, ये क्या है? यूट्राइन वॉल जो है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कोई ना कोई वजह से क्या हो रहा है? या तो ये अटैच नहीं हो पा रहा है, इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, और अगर इम्प्लांट भी हो रहा है तो कई बार क्या होता है? बिना पता चले क्या हो जाता है? अबॉर्शन हो जाता है। मतलब कि जो फीमेल है वो क्या नहीं कर पा रही है? प्रेगनेंसी को बियर नहीं कर पा रही है, कैरी नहीं कर पा रही। किसको? फीटस जो है उसको कैरी नहीं कर पा रही है। ये प्रॉब्लम हो सकती है एक फीमेल के अंदर। इतनी बात समझ आ गई? तो यहां पर हमारे पास में क्या है? कुछ रीजंस हैं जो कि इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, दैट एक कपल इनफर्टाइल या एक इंडिविजुअल इनफर्टाइल क्यों हो सकता है। सबसे पहली बात, हमारे पास कोई ना कोई क्या हो सकता है? फिजिकल डिजीज हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई ना कोई फिजिकल डिजीज हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई ना कोई हमारे पास में कॉन्जेनाइटल डिजीज भी हो सकता है, मतलब बर्थ से हमारे पास इंडिविजुअल में किसी तरह का क्या आया है? डिजीज आया है, मतलब वो बचपन से ही या तो स्टेराइल है, ऐसा हो सकता है। ऐसे में मेल भी स्टेराइल हो सकता है, फीमेल भी स्टेराइल हो सकता है, राइट। या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि किसी चीज का प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है। हो सकता है जो फीमेल है या मेल है वो रेडी नहीं है एक बेबी के लिए। जो फीमेल है स्पेशली वो रेडी नहीं है एक फीमेल मदर बनने के लिए, तब उसमें क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है कि भाई सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो क्या कर रही है? कंसीव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी खुद रेडी नहीं है एक मदर बनने के लिए। ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हो सकता है कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। क्या हो? इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से बेबी अगर इम्प्लांट भी हो रहा है तो बार बार क्या हो जाए? उसका अबॉर्ट हो जाए। या फिर जो फीमेल है या मेल है किसी तरह के ड्रग्स यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह की या तो उनकी दवाइयां चल रही हैं जिससे हो सकता है मेल का स्पर्म काउंट लो हो और फीमेल्स में ओवा बने या फिर ओवा सही नहीं बने। तो ये सारे रीजंस क्या हो सकते हैं? ये सारे रीजंस हमारे इनफर्टिलिटी के मेल एंड फीमेल में हो सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि जब भी एक कपल चाइल्डलेस होता है, मतलब कपल क्या कोशिश कर रहा है? बच्चा करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको बेबी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ज्यादातर आप खुद बताओ मुझे सोच के कि किसको ब्लेम किया जाता है? फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है बाय द सोसाइटी की भाई तुम्हारे में ही कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है? बेबी नहीं हो रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमेशा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो प्रॉब्लम होती है वो मेल्स में होती है। किस में होती है? मेल्स में होती है। या तो इनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि जो आपका मेल है वो कॉप्यूलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उसका कॉप्यूलेटरी ऑर्गन क्या है? उसको सेक्सुअली कोहैबिट करने में, फीमेल की विजाइनल ट्रैक्ट में इंसेमिनेट करने के इनकेपेबल है।
आ रही है बात समझ में कि जब हमारा क्या हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसमें एक प्रोसीजर है कि जो मेल है उसको अपने कॉप्युलेटरी ऑर्गन से फीमेल की विजाइनल ट्रैक्ट में क्या करना होता है, सेमेन रिलीज करना होता है, इंसेमिनेशन करना होता है। अगर हमारे जो मेल में अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब कि जो पेनिस के जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो मेल है वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इंसेमिनेशन ही नहीं हो पा रहा है तो वैसे भी क्या होगा, फीमेल कंसीव नहीं करेगी क्योंकि स्पर्म्स नहीं मिले फीमेल को, राइट। या फिर ये हो सकता है कि सब कुछ हो रहा है, कॉप्युलेशन भी हो रहा है, लेकिन जो स्पर्म काउंट है दैट इज नॉट आइडियल। जो स्पर्म काउंट है वो क्या है, बहुत ही लेस है एज कंपेयर टू जो एक आइडियल होना चाहिए, दैट इज 200 to 300 मिलियन। क्या है, दैट इज 200 to 300 मिलियन स्पर्म हमारे पर इजैक्यूलेशन में होने चाहिए। ये अगर नहीं है तो वैसे भी अगर कॉप्युलेशन भी ठीक तरह से हो जाए, आपकी फीमेल क्या नहीं हो सकती, कंसीव नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है ओवम और स्पर्म के बीच में। आ रही है बात समझ में कि क्या और रीजन हो सकते हैं हमारे फर्टिलिटी के। तो यहां पर आते हैं, इंटरवीन करते हैं हमारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। क्या करते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक। अब ऐसे जो कपल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोसाइटी के प्रेशर से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर वो अपने टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जो हमारा मेल है वो अपने स्पर्म काउंट का टेस्ट करवाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का टेस्ट करवाएगा। जो फीमेल है वो सोनोग्राफी से और दूसरे टेस्ट से अपना टेस्ट करवाएगी कि वेदर वो सही ओवा प्रोड्यूस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो कुछ फर्टिलिटी टेस्ट होंगे और वो कहां होंगे, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में होंगे। आ रही है बात समझ में। अब क्या होगा, अगर बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या होएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या करा जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। जिस भी वजह से वो फीमेल एंड मेल कंसीव नहीं कर पा रहे, वो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उस ट्रीटमेंट का क्या होगा, उस डिसऑर्डर का क्या होगा, ट्रीटमेंट करा जाएगा। एंड उससे क्या होगा, वो कपल एक चाइल्ड बियर कर पाएगा। एंड अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आर्ट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब कि कपल को बाहर से क्या दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे कि फीमेल क्या कंसीव कर सकती है, बेबी को कंसीव कर सकती है। आ रही है बात समझ में कि क्या भाई कपल है एक, उसको प्रॉब्लम हुई, वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस, सोसाइटी की प्रेशर की वजह से या खुद की इच्छा की वजह से उनको बेबी करना है, तो उस वजह से क्योंकि उनको बेबी नहीं हो पा रहा है, वो कहां जाएंगे, इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे। वहां वो अपने फर्टिलिटी टेस्ट कराएंगे। अगर कोई डिसऑर्डर निकलता है और उसका अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो उसका ट्रीटमेंट करा के वो वापस से ट्राई करेंगे। और अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्या ट्राई करेंगे, वो आर्ट ट्राई करेंगे, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब ये जो आर्ट है इसमें 4 तरीके की टेक्निक्स हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 4 तरीके की टेक्निक्स पढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट, मतलब कि आपका जो जाइगोट है या जो एम्ब्रियो है वो आपके बॉडी के बाहर बनाया जाएगा थ्रू अ टेक्नोलॉजी जिसको हम सुनते हुए आ रहे हैं IVF। हम सब ने सुना है IVF क्लिनिक्स का नाम, सुना है कि नहीं सुना है, राइट। उसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है, मतलब आपका जाइगोट बॉडी के बाहर बनाया जाता है, लैबोरेटरी की कंडीशंस में बनाया जाता है और फिर उस जाइगोट को फीमेल में ट्रांसफर किया जाता है। आ गई बात समझ में। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है ये, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, मतलब कि फीमेल में बाहर से स्पर्म्स को अंदर ट्रांसफर किया जाएगा उसकी विजाइनल ट्रैक्ट के अंदर या फिर सीधा यूट्रस के अंदर। इतनी बात समझ आ गई।
दूसरा तीसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है, गिफ्ट है। क्या है, गिफ्ट है। अब गिफ्ट क्या होता है, इट्स अ प्रेजेंट जो हमारे को किसी और से मिलता है। तो इसमें ये होता है कि हमारे को क्या मिल रहे हैं, गमीट्स मिल रहे हैं, और इन गमीट्स को हम क्या करते हैं, फीमेल के फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं गमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। मतलब गमीट्स लिए, स्पर्म भी लिया, ओवा भी लिया, उन दोनों को फीमेल की फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में गिफ्ट बोलते हैं। लास्ट हमारा है ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम सुनो वापस, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब कोई साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं। कहां लगाएंगे स्पर्म का इंजेक्शन, किसके साइटोप्लाज्म में लगाएंगे, जायज सी बात है, हम हमारे ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या लगा के जाएंगे, हमारे स्पर्म का इंजेक्शन लगा के जाएंगे। मतलब स्पर्म के जो प्रो न्यूक्लियस है, मेल का जो प्रो न्यूक्लियस है, उसको ओवा के साइटोप्लाज्म में रिलीज करेंगे, एंड वहां पे फ्यूजन होएगा, और इसके जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं ICSI के, दे आर वेरी वेरी हाई। आ रही है बात समझ में, मतलब कि जाइगोट बनने के जो चांसेस हैं ICSI में, वो बहुत ज्यादा है। तो अब हमें करना क्या है, एक एक करके हम सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ते जाएंगे और फटाफट से इसको खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी से। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में हो क्या रहा है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी में बाहर ही क्या कराएंगे, गमीट्स का फ्यूजन कराएंगे। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जो हमारा स्पर्म है, जो हमारा क्या है, मेल का स्पर्म है, और हमारे पास में क्या है, फीमेल से हमारे पास में ओवा है, इनका हम क्या करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। एंड फर्टिलाइजेशन करने के बाद में हमारे पास में जो 2n जाइगोट बना है, क्या बना है, 2n जाइगोट बना है, इसको हम डिवाइड करने देंगे। क्या करने देंगे, इसको हम डिवाइड करने देंगे। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, दिस एंटायर प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कहाँ हो रहा है, लैबोरेटरी की कंडीशंस में हो रहा है। अब लैबोरेटरी में जहां पर ये हो रहा है फ्यूजन, वहां पे एग्जैक्टली वैसी ही कंडीशंस दी जाती हैं जैसे एक मदर के यूट्रस में मिलती हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस आपका लैबोरेटरी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, लैबोरेटरी में हो रहा है। ठीक है, अब जब ये जाइगोट क्या कर गया है, जब ये जाइगोट बन गया है, तो इस जाइगोट को क्या करवाया जाएगा, डिवाइड होने दिया जाएगा। तो ये जाइगोट डिवाइड करके दो चीजें बना सकता है। एक हमारा 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर क्या बनाएगा, 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर बनाएगा। क्या बनाएगा, 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, जिसको हम अर्ली एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम अर्ली एम्ब्रियो भी बोलते हैं। और अगर ये 8 सेल्ड से ज्यादा हो गया, मोर देन 8 सेल्ड का ब्लास्टोमियर हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट लेटर डेवलप्ड हमारा एम्ब्रियो हो गया है। आ रही है बात समझ में। अगर हमारे पास जो ब्लास्टोमियर है वो 8 सेल्ड का है, क्या है, 8 सेल्ड का ब्लास्टोमियर है, तो इसको कहाँ इम्प्लांट करा जाएगा, इसको या तो ट्रांसफर करा जाएगा हमारे फलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर, फलोपियन ट्यूब में। अगर आपको आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद हो तो मेल एंड फीमेल के गमीट्स का फ्यूजन कहाँ होता है, एम्प्यूलरी स्थनिक जंक्शन में होता है, फलोपियन में होता है, और वहीं से ही जाइगोट क्लीवेज करता हुआ 64 सेल्ड बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, और फिर यूट्रस में आता है।
अगर 8 सेल्ड का है, मोर्यूला स्टेज पर है, तो हम इसको कहां डालेंगे? हम इसको ट्रांसफर करेंगे फलोपियन ट्यूब में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि ZIFT आ गई आपकी, ZIFT, दैट इज जिफ्ट। आ रही है बात समझ में? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आपका जो यहाँ पर मेल और फीमेल के गमीट के फ्यूजन से जाइगोट बना है, उसको हमने क्या करने दिया? क्लीवेज करने दिया, और क्लीवेज करके उसने अगर 8 सेल का स्टेज बना लिया है, ब्लास्टोमियर बना लिया है, जिसको हमने अर्ली एम्ब्रियो भी बोला है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बाहर से, फ्रॉम द लैबोरेटरी टू द फलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, और इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, दैट इज जिफ्ट। अब बात आती है हमारे यहां पर 8 सेल स्टेज की। किसकी? मोर देन 8 सेल स्टेज की। अगर यहां पर 8 सेल से ज्यादा है, ठीक है, 16 सेल्ड है या फिर 64 सेल्ड है, तब हम उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर? हमारे यूट्रस में। क्योंकि अब अगर 64 सेल स्टेज है तो उसको क्या होना है? यूट्राइन वॉल में इंप्लांट होना है। आ रही है बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर बोलेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो, तो यहां पर हमारे पास क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करवा रहे हैं? स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन करा रहे हैं। कहां पर? लैबोरेटरी कंडीशंस में। कहां पर? लैबोरेटरी कंडीशंस में। जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो को कहां ट्रांसफर किया जाएगा? अगर एम्ब्रियो 8 सेल का है तो उसको आपका फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, अगर उससे ज्यादा का है तो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। एम्ब्रियो इंप्लांट होगा, फीटस बनाएगा, चाइल्ड बनाएगा, और इस प्रोसेस के जो सक्सेस है दैट इज ऑलमोस्ट 20%। 20% या 20% से कम हमारी क्या है? सक्सेस रेट है। बात समझ में आ रही है? फ्लो चार्ट देख लें यहाँ पे कि वाइफ से या तो ओवम लिया जाएगा या कोई डोनर होगा, हस्बैंड होगा या कोई डोनर मेल होगा जिससे स्पर्म लिया जाएगा। दोनों को क्या करा जाएगा? इंड्यूस करा जाएगा। इंड्यूस मतलब कि हम इन दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ केमिकली रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, जाइगोट में, जाइगोट बनेगा कहां बन रहा है? लैबोरेटरी में बन रहा है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब कि हमारे फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर्स का है, अर्ली एम्ब्रियो है, तो फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, दैट इज जिफ्ट। और अगर हमारा ब्लास्टोमियर 8 सेल से ज्यादा का है तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूट्रस में हम उसको ट्रांसफर करेंगे, और उसको हम बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, दैट इज IUT। दैट इज IUT। क्यों करा हमने इसको यूट्रस में ट्रांसफर? क्योंकि ये तो भाई 8 सेल से ज्यादा का है, 16 सेल 64 सेल स्टेज का होगा, तो इम्प्लांटेशन के लिए ये यूट्रस में ही जाना चाहिए, बिकॉज हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव टेक्निक्स लगती हैं इसमें, इतना ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और नर्सेज इसमें लगते हैं कि हम यहाँ पर इन प्रोसेस में रिस्क नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई? फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास में? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जहां मैं आपको बता रही थी कि आपका क्या लिया गया है? फीमेल से एग ले लिया गया है, एक मेल से स्पर्म ले लिए गए हैं, उनको लैबोरेटरी की कंडीशंस में क्या कराया गया है? इंड्यूस कराया गया है, और इंड्यूस कराने के बाद में देखा गया है कि क्या बन गया है? जाइगोट। उसकी कितने सेल्स बन गए हैं डिवाइड होके, उस हिसाब से इसका क्या होएगा? ट्रांसफर किया जाएगा, और डिसाइड किया जाएगा कि फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है कि यूट्रस में ट्रांसफर करना है। बात आई समझ में? इतनी बात आ रही है समझ में? तो ये क्या हुआ? हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ।
ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, जहां पर फीमेल के यूट्रस में या वजाइनल ट्रैक्ट में या तो मेल से या फिर किसी और डोनर का स्पर्म लेकर वजाइनल ट्रैक्ट में कैथेटर के जरिए आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा? स्पर्म्स इंसेमिनेट करे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सीमेन लिया गया है एंड आर्टिफिशियली उसको कहाँ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? वजाइना में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किन केसेस में किया जाता है? इनफर्टिलिटी के केसेस में किया जाता है, मतलब कि जो आपका मेल है दैट इज नॉट एबल टू कॉप्यूलेट, वो क्या नहीं कर पा रहा है? कॉप्यूलेशन या कॉइटस नहीं कर पा रहा है। दैट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन एंड वन ऑफ इट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एक रीजन क्या है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपका मेल फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इंसेमिनेट कर रहा है लेकिन उसका स्पर्म काउंट कैसा है? बहुत ही ज्यादा कम है। अब जो हस्बैंड है अगर उसकी स्पर्म्स डिफेक्टिव है तो बाहर से क्या लेने पड़ेंगे? किसी और के स्पर्म्स लेने पड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? किससे स्पर्म्स मांगने जाएंगे? जैसे ब्लड हमारे को जब चाहिए होता है और हम ब्लड बैंक में जाते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास में स्पर्म बैंक भी होता है, जहां पर लोग क्या करते हैं? अपने स्पर्म्स डोनेट करते हैं। वहां से हम क्या लेकर आएंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर लेकर आएंगे। वहां से हम AID मेथड यूज करेंगे कि सीमेन बैंक से या स्पर्म बैंक से हम सीमेन का सैंपल लेंगे और हमारी जो फीमेल है उसको क्या करेंगे? इंसेमिनेट करेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो प्रोसेस देख लें एक बार कि स्पर्म्स कहां से लाए गए हैं? हेल्दी डोनर से लाए गए हैं या फिर हम हस्बैंड से भी ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि हो सकता है ना कि हस्बैंड को क्या हो? इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो लेकिन उसका स्पर्म काउंट क्या हो? बिल्कुल ठीक हो। तो फिर तो भाई हस्बैंड से ही लेना चाहिए। उस सीमेन सैंपल को हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे या तो वेजाइना में या फिर हम उसको करेंगे यूट्रस में। और अगर हम उसको यूट्रस में करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? IUI, दैट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। IUT और IUI में कंफ्यूज नहीं हो गए, वो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर था किसका? आपके जाइगोट एम्ब्रियो का, राइट, जो 64 सेल्ड हो सकता है, मोर देन 8 सेल्ड होगा। यहां पर आपके पास क्या है? सीमेन का हम ट्रांसफर करके जा रहे हैं कहां पर? इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। बात समझ में आ रही है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझ आया। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे गमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर पे, जिसको हमने क्या बोला था? गिफ्ट बोला था। ठीक है, गिफ्ट से आपको क्या याद आना चाहिए? हम लोग बाहर से ले रहे हैं सब कुछ। क्या ले रहे हैं? बाहर से ही हम स्पर्म्स ले रहे हैं, बाहर से ही हम ओवा ले रहे हैं, लेकिन हम उनको फर्टिलाइज नहीं करवा रहे हैं। गमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर में जो हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है? फीमेल की बॉडी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम तो सिर्फ गमीट को ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल के फलोपियन ट्यूब में, जाइगोट को तो ट्रांसफर नहीं कर रहे, जिफ्ट तो नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? गमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो स्पर्म लेंगे, ओवा लेंगे, उनका एक क्या बनाएंगे? कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे एंड उसको क्या कर देंगे? सर्जिकली हम फलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब यहां पर यूज हुआ कि हमारे को एक सुई यूज करनी पड़ रही है, मतलब कि कोई नीडल या फिर कोई ट्यूब हमारे को यूज करनी पड़ रही है हमारे जो कॉन्सेंट्रेट बना है गमीट्स का उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो ये कैसा प्रोसेस होगा? इनवेजिव प्रोसेस होगा। इनवेजिव प्रोसेस मतलब इनवेजिव प्रोसेस मतलब आपका जो एब्डोमेन है, क्या है? आपका जो एब्डोमेन है उसके ऊपर एक स्मॉल इंसिजन लगाया जाएगा, मतलब एक कट लगाया जाएगा और उस कट में से एक नीडल या फिर कोई छोटी सी ट्यूब जाएगी एंड आपकी जो क्या है, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास में क्या है? जो हमारा फलोपियन ट्यूब है। फलोपियन ट्यूब कैसे होता है? ऐसे होता है, राइट। ये फलोपियन ट्यूब है यहाँ पर और ये आपका क्या है?
यूट्रस है, ठीक है, ये आपका क्या है, यूट्रस है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक नीडल लोगे, एक नीडल से एब्डोमेन पे सिजन लगाओगे एंड नीडल से आप अपना जो कॉन्सेंट्रेट है गमीट्स का वो यहाँ पर रिलीज कर दोगे। तो इसको हम क्या बोलकर जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे स्पर्म्स भी होंगे और यहाँ पर हमारे ओवा भी होगा, और यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मतलब कि यहां पर इन विट्रो नहीं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। क्या फर्टिलाइजेशन है, गिफ्ट में हमारे पास में गमीट इंट्राफलोपियन ट्यूब में हमारे पास में फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। लेकिन इसको आप इन विट्रो से कंफ्यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फीमेल या तो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन अपने इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, गमीट्स को ट्रांसफर किया जाएगा फलोपियन ट्यूब में, वहां पर गमीट्स का क्या होएगा, गमीट्स का इन वीवो फर्टिलाइजेशन होएगा। जो फीमेल है वो क्या कर सकती है, हमारे जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए, जेस्टेशन के लिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। और क्योंकि ये प्रोसीजर एक कट लग के होगा, इन्वेजिव होगा, इसलिए ये और क्या होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेटर आते हैं देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आ रही है बात समझ में। ये वाला जो IVF है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, ये यहाँ पर कौन सा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, कि हमारा जो गिफ्ट है उसके बेटर रिजल्ट्स आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। तो ये प्रोसेस समझ आया आपको, ठीक है। क्या हो रहा है, बाहर से हम स्पर्म्स और ओवम ले रहे हैं, उनको फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा विद इन दी बॉडी ऑफ दी फीमेल। बात समझ में आ रही है। यहां पर आपका ये पूरा प्रोसीजर आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि हमने किसी फीमेल से एग लिए, किसी मेल डोनर से स्पर्म्स लिए, उनका एक कॉन्सेंट्रेट बनाया, फ्यूजन नहीं करवाया, याद रखना ये बात, और कॉन्सेंट्रेट को फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। फीमेल की बॉडी में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड फीमेल की बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो जैसे ही इम्प्लांट होगा हमारे पास में टेस्ट आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। एंड हमेशा याद रखना कि जो गिफ्ट है वो थोड़ा सा पेन के साथ में आता है। अब पार्टी दोगे तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, तो ये क्या है, इन्वेजिव भी है और हमारा एक्सपेंसिव भी है। आ रही है बात समझ। और क्योंकि ये दोनों है तो इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। बदले में आपको गिफ्ट तो अच्छे मिल रहे हैं ना, राइट। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम याद रख सकते हैं और दूसरों से, दूसरे प्रोसीजर से कंफ्यूजन को भी अवॉइड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। फिर हम आते हैं हमारे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पे। कहां पर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पे, जहां पर हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास में ओवम है, ठीक है। ओवम को हम पकड़ के रखेंगे किससे, एक माइक्रोपिपेट से, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, एक ओवम है, ठीक है, ये ओवम है, राइट। एंड इस ओवम को हमने किससे पकड़ रखा है, एक माइक्रोपिपेट की ट्यूब से पकड़ रखा है, ताकि ये इसी जगह पे रहे, राइट। और यहाँ पर ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। फीमेल ओवम का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, ओवा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हम एक नीडल से क्या इंसर्ट कर रहे हैं, ये पतली सी नीडल आ रही है, और ये नीडल से क्या इंसर्ट किया जा रहा है, इसके अंदर हम रिलीज कर रहे हैं हमारा मेल प्रोन्यूक्लियस। क्या रिलीज कर रहे हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस को रिलीज कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो इसको हमने क्या बोला है कि ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्म, क्या डाला है,
स्पर्म का इंजेक्शन डाला है। टेक्निक का नाम समझ आया? स्पर्म कहां से लेंगे? हो सकता है मेल के हस्बैंड के इजैक्यूलेशन में से स्पर्म ले ले और उसमें स्पर्म को क्या कर दे, इंजेक्ट कर दे उसको ओवम में, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा और इसमें फर्टिलाइजेशन की रेट, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रिसाइज हमारा प्रोसीजर है, यहाँ पे जो हमारी फर्टिलाइजेशन की रेट है वो कितनी है, 60 to 70% है एंड प्रेगनेंसी रेट बढ़ी जाएगी, जायज सी बात है, दैट इज 20 to 40% है एंड दिस प्रोसीजर ICSI इज वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देकर जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आएगा। आइए इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे हमने हमारे ओवम को पकड़ा है एक माइक्रोपिपेट से और यहां से इस नीडल के जरिए हम यहां पर क्या इंसर्ट करके जा रहे हैं, मेल का प्रोन्यूक्लियस इंसर्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे यहां पर जो सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वो फिनिश होते हैं, लेकिन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के साथ में क्या आता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं। आपको ये हर जगह मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके लिए आपको एक्सट्रीमली हाई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। ये जो प्रोसीजर्स है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं, इसलिए इनकी रेट कॉस्ट जो होती है वो भी बढ़ जाती है, तो काफी कम नंबर के लोग ही इसका बेनिफिट उठा पाते हैं। इट इज ओनली अफोर्डेबल फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। और क्योंकि इसमें इतने ज्यादा हाई प्रोफेशनल्स लगते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, तो इन कामों में, इन प्रोसीजर्स में जो हैंडलिंग है वो कैसी होगी, प्रिसाइज हैंडलिंग होगी। कैसी होगी, प्रिसाइज हैंडलिंग होगी। इतनी बात समझ आ रही है यहाँ पर? तो ये क्या था, दिस वॉज आर इनफर्टिलिटी एंड आर्ट। कैसे एक चाइल्डलेस कपल को या तो ट्रीट करके क्या किया जाए, उनको चाइल्ड करने के लिए, कंसेप्शन करने के लिए उनको सही करा जाए, करेक्टेड ट्रीटमेंट दिया जाए, या फिर अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है उस डिसऑर्डर का तो उनको एक 4 प्रोसीजर्स में से, 4 आर्ट्स में से एक आर्ट से उनको चाइल्ड होने का एक ब्लेसिंग दिया जाए। राइट, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।